बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ फर्स्ट, ठीक है ना बच्चों, के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा बच्चों, टॉपिक हमारा रहेगा गणित का परिचय, ठीक है ना बच्चों। टॉपिक हमारा है गणित का परिचय। तो बच्चों इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोगों ने ये टॉपिक गणित का परिचय किस वजह से चयन किया हुआ है। दरअसल जैसे हमने अपनी बुक ली, क्लास 11 की बुक ली मैथ की, उस पे सबसे पहले हमने देखा क्या लिखा हुआ है सर, मेन पृष्ठ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, गणित लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इस गणित के बारे में समझें कि ये गणित शब्द क्या है, ठीक है ना बच्चों। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हमको जो नया शब्द मिलेगा या जो भी शब्द हमारे सामने आएंगे हम उनको पूर्णतः एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे और अपना कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखते हैं गणित क्या है। सबसे पहले गणित का परिचय, तो जरा समझिएगा। गणित शब्द अंग्रेजी भाषा के मैथमेटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। गणित शब्द अंग्रेजी भाषा के मैथमेटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, मैथमेटिक्स की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, मतलब लैटिन भाषा के दो शब्दों मंथानो तथा लर्न के योग से हुई है, ठीक है ना बच्चों। और मंथानो का अर्थ होता है गणनाएं और लर्न का अर्थ होता है अध्ययन। तो बच्चों इन दोनों के संयुक्त, इन दोनों शब्दों के संयुक्त रूप से क्या मिलकर के बनेगा, हम लोग देख सकते हैं, मिलकर बनेगा गणनाओं का अध्ययन, ठीक है, गणनाओं का अध्ययन। तो फिर से बच्चों इस स्ट्रक्चर से समझते हैं कि गणित हमारा क्या है। गणित शब्द अंग्रेजी भाषा के मैथमेटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह गणित मैथमेटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति अर्थात मैथमेटिक्स की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों मंथानो तथा लर्न, ठीक है ना, मंथानो तथा लर्न के योग से हुई है, प्लस है जो योग को प्रदर्शित करता है, जिनके अर्थ क्रमशः गणनाएं तथा अध्ययन है। अतः गणित का अर्थ होगा गणनाओं का अध्ययन, ठीक है बच्चों, समझ गए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने इस अपने सबसे पहले शीर्षक जो लिखा हुआ है गणित उसको समझा। इसके बाद में हम क्या है, अब इसके जब प्रश्न में हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे जाकर के, तो सबसे पहली बात आती है विषय सूची की। तो अब हम विषय सूची के बारे में जानेंगे कि हमको इस गणित के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा है कि हम लोग क्लास 11 मैथ फर्स्ट में जो टॉपिक हमारा है त्रिकोणमिति की पुनरावृत्ति के अंतर्गत आपने देखा कि हमने आपको त्रिभुज के प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लेकिन बच्चों जब त्रिकोणमिति की बात होती है तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल होने वाला जो त्रिभुज होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए बच्चों यह समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों को विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, क्या होती है उसकी भुजाएं। तो अब हम लोगों का यहाँ पर टॉपिक
तो देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं आप देख सकते हैं। हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसके बाद में यहाँ पर इसका जो ये कोण भी है यही 90 डिग्री है, ये समकोण है, ठीक है। जहां पर 90 डिग्री लिखा हो वहां पर हम ऐसा सिंबल भी बना सकते हैं। इसके बाद में जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं वह क्या होती हैं, जैसे हम कोण ये थीटा ले रहे हैं तो इस कोण के लिए ये वाली भुजा, मतलब ये हो गए कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ठीक है ना बच्चों। इसे हम लोग ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है, इसे हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और जो शेष भुजा रह गई वह आधार कहलाती है, वह आधार कहलाती है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, तो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जान लिया कि वह क्या होती है, वह होती है लंब, कर्ण और आधार, ठीक है। तो लंब, कर्ण, आधार एक फार्मूले के द्वारा आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है। तो उस फार्मूले के विषय में हम लोग जानते हैं कि वह फार्मूला हमारा क्या है। तो वह फार्मूला बच्चों हमारा क्या है, वह प्रमेय है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों कि पाइथागोरस प्रमेय में किस तरह से लंब, कर्ण और आधार आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो देखते हैं बच्चों, तो देखो जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, अब इसमें क्या है, जैसे हमने इसको पी क्यू आर से प्रदर्शित कर दिया, ये पी पॉइंट है, ये क्यू है और ये आर है। तो बच्चों अगर ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा, जैसे ये लंब है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है और ये शेष भुजा जो बची वह आधार है। तो लंब, कर्ण, आधार आपस में किस तरह से संबंधित होते हैं वह पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बताया गया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं अर्थात लंब और आधार, लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है। अर्थात लंब, कर्ण और आधार में बच्चों क्या संबंध निकल करके आया कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे क्या हो गई, पाइथागोरस प्रमेय हो गई। मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यही पाइथागोरस प्रमेय हमारी है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है। तो ये हो गई बच्चों हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद में हम लोग आते हैं क्या, त्रिकोणमिति निष्पत्ति पर। तो हम लोग पाएंगे क्या, जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां है हमारी वह क्या है, वह आपकी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं और यह निष्पत्तियां हमारे त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियां हैं वो हमारे समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित होती हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट में हम लोगों ने यही लिख रखा है, निष्पत्तियों तथा समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध, ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं वह संबंध क्या होता है, ठीक। तो चलो बच्चों देखते हैं, जैसे बच्चों ये हमारा समकोण त्रिभुज है और ये कोण हमने थीटा दिखा दिया, P, Q और R, ये है हमारा 90 डिग्री। अब यह भुजा लंब हो गई, यह कर्ण और यह आधार। तो यहाँ पर जो हम लोगों को संबंध चाहिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियों तथा समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध के अंतर्गत जब बात आएगी तो हम लोगों को साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, पहला संबंध ये होता है, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण और टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। इसके बाद बच्चों कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी 6 निष्पत्तियां देखी हुई थी ना, उन्हीं में से 5वीं निष्पत्ति है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा कितना, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारे चारों पॉइंट हो गए। हम लोगों ने आज क्या जाना, हम लोगों ने समकोण त्रिभुज की भुजा के विषय में जाना। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब निष्पत्तियों तथा समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध के बारे में जाना। वह क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ऐसे ये 3 है। इन 6 फार्मूलों को हम लोग संक्षिप्त रूप में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, लाभ बटे कर्ण के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहली निष्पत्ति जो होती है हमारी ये लंब बटे कर्ण, तो ये साइन को व्यक्त करती है। दूसरी निष्पत्ति हमारा ये कॉस को व्यक्त करती है। तीसरी निष्पत्ति हमारा टेन को व्यक्त करती है। तो देखो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये निष्पत्ति हमारी कॉट को व्यक्त करती है, आधार बटे लंब। फिर कर्ण बटे आधार सेक द्वारा व्यक्त किया जाता है, और फिर कॉसेक जो है द्वारा कर्ण बटे लंब, कॉसेक द्वारा कर्ण बटे लंब को व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले दिन हम इसी के आगे आपको लेकर के चलेंगे, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बस बच्चों रेगुलर रूप से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 मैथ फर्स्ट में हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय की पुनरावृत्ति, जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षा क्लास 10 में पढ़ रखी है। अब देखिए जरा बच्चों, तो इसमें क्या है, अभी तक हमने आपको जो पिछली क्लास में जो हमने आपको बताया हुआ था, वो सारे के सारे हमने सैद्धांतिक नियम बताए हुए थे आपको। अब हम आपको आंशिक नियम बता रहे हैं, जो कि मतलब कैलकुलेशन में इस्तेमाल होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो हम लोग आज कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है निष्पत्तियों में पारस्परिक परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, जो हमारी निष्पत्तियां हैं, 6 निष्पत्तियां, साइन, कॉट, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारी 6 निष्पत्तियां हैं और ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो बस वही नियम हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल 1 कॉट थीटा। इसके बाद में साइन कॉट टेन हो गया। अब हम कॉट सेक कॉसेक देखेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 1 टेन थीटा बच्चों। इसके बाद में सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 कॉट थीटा, और फिर कॉसेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो बच्चों हम लोग आगे चल करके अपने क्वेश्चनों में ये सारे फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं से संबंधित 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो आप नोट के तौर पर लिख लोगे, नोट के तौर पर लिख लेंगे। ठीक है, आप ये सारे फार्मूले नोट करते चलिए। वैसे तो पीडीएफ फाइल के रूप में हम आपको पेज उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आप इनको नोट करते हुए भी चले सारे फार्मूले रजिस्टर पेन से अच्छी तरीके से। तो बच्चों वो 2 फार्मूले हैं, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 2 और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। बस अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या लेकर के चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये टेबल आपने क्या है कक्षा 10 में पढ़ रखी है, बस हम उसको आप सबको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं कि यहाँ पर किस निष्पत्ति का मान किस कोण के लिए कितना होता है। तो चलो बच्चों देखते हैं। जैसे, और ये टेबल अगर पूरी लिखी
हम पढ़ते हैं किस तरीके से हैं, साइन 0 अंश का मान होता है बच्चों 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, साइन 60 अंश का मान हम लोग देखेंगे बच्चों तो √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान होता है बच्चों 1। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं क्या कि कॉस के मान लिखना बच्चों बहुत ही आसान। यदि हमको सिर्फ एक साइन निष्पत्ति के सारे मान यदि मालूम है तो हम लोग कॉस के मान बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। जैसे बस इन मानों को परिवर्तित कर देंगे, अर्थात कॉस 0 का मान ये मान इस साइड में कर देंगे, ठीक। ये मान यहाँ आ जाएगा, मतलब बीच वाला मान यही रहेगा, इसको पलट देंगे तो √3/2 और cos 45 अंश का मान 1/√2 ही होता है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है और cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो आप देख सकते हैं क्या बिल्कुल बस इसका विपरीत हो, मान यहाँ लिख दिया गया √3/2, इधर लिख दिया गया 1/√2 यही रहेगा। जैसे ये 5 लाइन है इसका स्थान परिवर्तित करेंगे तो बीच वाला मान वही रहेगा, बाकी दो के स्थान परिवर्तित हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू जब हम लोग देखेंगे कि tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 अंश का मान बच्चों होता है हमारा 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान होता है √3, tan 90 अंश का मान होता है बच्चों हमारा अपरिभाषित इंफिनिटिव। जब कॉट की वैल्यू आएगी बात तो बच्चों देखो जैसा साइन कॉस में संबंध होता है वैसे ही tan कॉट भी, तो आप क्या करेंगे इन पांचों को इस तरीके से परिवर्तित कर देंगे, अर्थात इंफिनिटी यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 और ये 0 सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। अब इसके बाद में सेक की वैल्यू जब लिखेंगे हम लोग तो देखते हैं बच्चों सेक की वैल्यू होगी सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश के मान की बात आएगी तो होगा वो है 2/√3, सेक 45 अंश के मान की बात आएगी तो वह होगा √2। तो ये बच्चों हम कहाँ से लिख रहे हैं, कॉस वाले मान को पलट देंगे, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 को पलटोगे अंश को हर और हर को अंश बनाओगे तो वो कितना आएगा 1 आ जाएगा, √3/2 को जब अंश को हर और हर को अंश बनाओगे तो 2/√3, ऐसे यहाँ पर √2 रह जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा और जब 0 का विक्रम करोगे तो 1/0 अर्थात इंफिनिटी। और फिर बच्चों बस इस वाले मान को आपको बदल करके रख देना है, अर्थात इंफिनिटी यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहीं बना रहेगा और 2/√3 ये वाला रहेगा और लास्ट में हो जाएगा हमारा 1, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपके क्या निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपके क्वेश्चनों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होंगे, ठीक है बच्चों। इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की क्लास हम इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।